एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक गेमर को देखते हैं जिसको गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था और उसे मैथमेटिक्स और कार की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन फिर भी वो कोई भी जॉब नहीं करता और उसके डैड उसे निकम्मा बोलते थे। और फिर वो अपने डैड की बातों से परेशान होकर अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाता है और इनमें से है कैरब जो एक बारटेंडर था, लेकिन उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। और दूसरे नंबर पर आता है छोटा। उसकी जिंदगी एक जॉब करते हुए गुजर रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा लेकर चली जाती हैं। ये देखकर हमें पता चलता है कि इन तीनों की लाइफ बिल्कुल ही खराब है। और फिर ये तीनों बात करते हैं कि काश यहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक हो जाए जिससे वो अपनी जिंदगी की शुरुआत स्टार्टिंग से कर सके। फिर वो तीनों बहुत ही इंजॉय करते हैं और उनकी वजह से एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है और उनसे भागते हुए वो तीनों एक वॉशरूम में आकर छुप जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और उनके फोन के नेटवर्क भी चले जाते हैं। फिर ये बाहर आकर देखते हैं कि पूरा शहर खाली था। फिर ये पूरे शहर को तीनों चेक कर रात को वापस आते हैं और इसका मतलब इस पूरे शहर में ना ही कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान था। शहर में बिजली नहीं थी पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है जिसमें लाइट थी, तो वो तीनों उसमें चले जाते हैं। वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर गेम एरिया लिखा हुआ था। जब वो तीनों अंदर चले जाते हैं तो एक लेजर सिस्टम ऑन हो जाता है और इन तीनों को बहुत सारे फोन रखे हुए मिलते हैं, जिनमें से वो तीनों एक एक फोन ले लेते हैं और उनके फेस को स्कैन करने के बाद वो फोन अनलॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक सुबुकी नाम की लड़की आती है जो कि इस दुनिया में पहले से ही थी और फिर वो छोटे का कार्ड पकड़कर बाहर फेंक देती है। तो तभी वो कार्ड लेजर की वजह से कट जाता है। तो फिर वो उन सबको समझा देती है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वहाँ उनके पास एक और लड़की आ जाती है। गेम का नाम था डेड और अलाइव। फिर वो एक रूम में आ जाते हैं जहाँ 2 गेट्स के ऊपर डेड और अलाइव लिखा हुआ था और अगर उन्होंने सही दरवाजा नहीं खोला तो वो सब मारे जाएंगे। छोटा अपने मोबाइल में वो सब रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि अभी भी उसे ये सब मजाक लग रहा था कि तभी उनके रूम में गैस बननी शुरू हो जाती है जिससे कि उनका दम घुटने लगता है और अगर उन्होंने जल्दी से कोई दरवाजा नहीं खोला तो वो सब मारे जाएंगे। फिर सुबुकी बोलती है कि उन्हें अलाइव वाला दरवाजा खोलना चाहिए और फिर वो दूसरी लड़की उस अलाइव वाले दरवाजे को खोल देती है और वो वहाँ पर ही मारी जाती है। फिर ये सभी दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। अब इस गेम को लेकर सभी बहुत सीरियस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट रूम में भी 2 गेट्स होते हैं। 2 मिनट में ही इन्हें सही रूम को चूज करना था, नहीं तो यहाँ पर भी आग लग जाएगी। सिबुकी एरसू को गेट खोलने के लिए फोर्स करती है, लेकिन एरसू के पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो गेट को खोल पाए। लेकिन तभी कैरब गेट खोल देता है और वो बच जाता है और फिर से इन्हें सही गेट को चूज करना था, लेकिन ये सब बहुत डरे होते हैं। फिर कैरब एरसू को उसके दिमाग का यूज करने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गेमर है। फिर एरसू को याद आता है कि उसने लिफ्ट के पास एक मैप देखा था जिसमें 7 कमरे थे और उन्हें सेफ रहने के लिए अंदर वाले दरवाजे को खोलना होगा। फिर सभी लास्ट वाले कमरे में आ जाते हैं और उनके सामने अब 2 गेट्स थे और ये वही गेट थे जो उन्हें शुरुआत में मिले थे। फिर एरसू छोटे का फोन लेकर उस रिकॉर्डिंग को चेक करता है कि जहाँ जब वो लड़की गेट के अंदर गई थी तब वहाँ पर कोई भी गेट नहीं था। तो तभी वो समय खत्म होने के पहले उस गेट को खोल देते हैं, लेकिन इसमें छोटे का पैर घायल हो जाता है। फिर ये बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और सामने टेबल पर इन्हें कार्ड पड़ा हुआ मिलता है कि तभी उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें इन्हें 3 दिन का वीजा मिला था क्योंकि वो कार्ड 3 ऑफ क्लब का था। और तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो बोलता है कि मेरा वीजा एक्सपायर हो गया और तभी उसके ऊपर से एक लेजर आकर उसे मार देती है। तो इसका मतलब है कि जब इनका वीजा एक्सपायर होगा तो ये खुद भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो इनके पास सिर्फ 3 दिन का ही वीजा था। तो फिर ये घर में रेस्ट करते हैं क्योंकि छोटे का पैर बहुत ही ज्यादा घायल था। और फिर ये नोटिस करते हैं कि एक रेडियो काम कर रहा था और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद पड़ी थी। फिर सिबुकी उन्हें बताती है कि वो यहाँ पे 3 दिन से है। उसने अभी तक 2 गेम खेल भी लिए हैं, लेकिन ये सब सोचते हैं कि बाकी के लोग कहाँ पर गायब हो गए हैं। और क्योंकि छोटा के पैर की हालत बहुत खराब थी तो इसीलिए एरसू और कैरब डिसाइड करते हैं कि वो आज रात को गेम खेलने जाएंगे और अगर वहाँ पर कोई डॉक्टर हुआ तो उसे छोटा की मदद के लिए लाएंगे।
सुबह की छोटा का ध्यान रखने के लिए घर पे ही रुक जाती है और जहाँ पर गेम खेली जाएगी उस बिल्डिंग में लाइट चल जाती है और फिर ये दोनों गेम प्लेस पर आते हैं जहाँ पर टोटल 13 प्लेयर्स थे। यहाँ सबसे पहले हम नियो को देखते हैं जो खड़ा होकर अपने एक डिवाइस को चार्ज कर रहा था। फिर वहाँ पर एक लड़की यूसिकी होती है जो एक बहुत ही अच्छी क्लाइंबर थी, लेकिन वो अकेले ही काम करना पसंद करती थी। और बात करें इस गेम की तो इसका नाम टैग है। इसमें प्लेयर्स को टैगर से बचना होता है और गेम का रूल था कि इन सभी प्लेयर्स को अपनी जान उस टैगर से बचानी है और उन्हें बिल्डिंग में एक रूम को ढूंढना है और वहाँ पर एक बटन दबाना है कि जिससे कि ये गेम खत्म हो जाए। और गेम खत्म करने का समय 20 मिनट है और लेकिन इन्होंने ये गेम खत्म नहीं किया तो ये सारी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। फिर बिना किसी देरी के ये सब अलग अलग होकर उस रूम को ढूंढने लगते हैं पर सभी दरवाजे बंद थे। और वहीं पर हम नियो को देखते हैं जो कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर से सब पर नजर रख रहा था। और अब बिल्डिंग में टाइगर एक घोड़े का मास्क लगाकर आ जाता है जो कि खुद भी एक इंसान था और डेड गेम शुरू हो जाती है और वो जिसे भी देख रहा था उसे गोलियों से मार रहा था। जहाँ पर एरसू उस घोड़े के मास्क को देखकर समझ आता है कि टाइगर सिर्फ सीधा ही देख सकता है, यानी कि वो लेफ्ट और राइट नहीं देख सकता। ये बात एरसू सबको चिल्लाकर बता देता है। जहाँ एरसू की बात सुनकर यूसिकी उनकी टीम में हो जाती है और यूसिकी पाइप का यूज कर बिल्डिंग की हर एक फ्लोर पर जा रही होती है और रूम्स को चेक कर रही होती है। वहीं पर एरसू और कैरेप को अगूनी मिलता है जिसके साथ उसका एक और साथी भी था। और बात करें अगूनी की तो वो एक फाइटर है और एरसू उसके हाथों पर एक ब्रेसलेट को नोटिस करता है और रूम ढूंढने लग जाता है। और वही अगूनी अपने साथी को उस टाइगर को लाने के लिए बोलता है ताकि वो उसे मार सके और अगूनी का साथी टाइगर को अपने साथ ले आता है। लेकिन प्लान के मुताबिक अगूनी उस टाइगर के पीछे से हमला नहीं करता है बल्कि वो अपने साथी को मरने देता है क्योंकि वो टाइगर की गोलियां खत्म करवाना चाहता था। फिर गोली खत्म होते ही अगूनी और कैरेप टाइगर पर हमला कर देते हैं। फिर एरसू की नजर एक गेट पर पड़ती है जिसके ऊपर बहुत सारी गोलियां चली हुई थी। वो देखकर समझ आता है कि वही रूम है जिसमें बटन है, क्योंकि अगर वो गेट ना होता तो टाइगर उस गेट के लिए इतनी गोलियां जाया ना करता। नियो भी इस बात को समझ गया था तो वो एरसू के साथ उस रूम के अंदर जाता है जहाँ उन लोगों का सामना एक और टाइगर से होता है, जहाँ पर नियो उसे अपने डिवाइस से बिजली का झटका देकर नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नियो ने वो डिवाइस खुद ही बनाया था जिससे वो गेम की शुरुआत में चार्ज कर रहा था। और वो टाइगर दोबारा से होश में आ जाता है तो एरसू से बचकर दूसरे रूम में आ जाता है और जहाँ वो देखता है कि रूम में 2 बटन्स थे और उन दोनों बटन्स को एक साथ ही दबाना होगा। और फिर एरसू खिड़की से चिल्लाता है और किसी को अपने हेल्प के लिए बुलाता है। एरसू की आवाज सुनकर यूसिकी भी वहाँ पर आने लगती है, जहाँ एरसू को टाइगर से लड़ता देखकर वो उस डिवाइस से उसे एक बिजली का झटका और देती है, जिसके बाद वो दोनों जाकर एक साथ ही उस बटन को दबा देते हैं। और फिर जब टाइगर अपना मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो एक लेडी थी और वो भी इस गेम की प्लेयर थी जिसका टास्क था इन सबको मारना। एरसू उसके गले में एक पट्टा नोटिस करता है और क्योंकि वो टास्क को पूरा नहीं कर पाई तो उसका सिर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। फिर तभी कैरेप को टाइगर के वॉकी टॉकी से सुनाई देता है कि कुछ लोग बीच की तलाश कर रहे हैं और उन्हें वो बीच मिल गया है। वहीं नियो को उस लेडी के पॉकेट में से एक पेपर मिलता है जिसके ऊपर कुछ लाइंस बनी हुई थी जिसे वो अपने पास रख लेता है। सुबह तक ये दोनों छोटा के पास आ जाते हैं जहाँ कैरेप उन्हें वॉकी टॉकी के बीच वाले मैसेज के बारे में बताता है और उन सबको बीच को ढूंढने के लिए बोलता है। तभी सुबह की उन सबको याद दिलाती है कि आज उसका और छोटे का वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो इसलिए वो चारों गेम खेलने के लिए आते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे हथियारों के साथ बहुत ही एडवांस VR सेट्स भी मिलते हैं। और इस गेम में सिर्फ ये चारों ही थे और इस गेम का नाम था हाइड एंड सीक। फिर इन्हें गेम के रूल समझाए जाते हैं कि उन्हें वो VR सेट्स पहनने होंगे और जब ये सब उन सेट्स को पहनते हैं तब इनकी गर्दन लॉक हो जाती है, जैसे कि पिछले गेम में टाइगर के लॉक लगा हुआ था, यानी कि ये एक ब्लास्टर था। VR में लगे हुए एक स्कैनर से वो एक दूसरे के फेस को स्कैन कर पा रहे थे। और इस गेम का लेवल 7 ऑफ हार्ट्स था। हार्ट्स का मतलब ये था कि इन सभी को आपस में ही धोखा देना होगा। गेम के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग इनमें से एक प्लेयर वुल्फ रहेगा जिसे छुपकर रहना होगा, और अगर किसी और ने उस वुल्फ को ढूंढ लिया तो वो खुद वुल्फ बन जाएगा। गेम में 15 मिनट के बाद जो भी वुल्फ बना रहेगा वो इस गेम का विनर होगा और बाकी सभी को मार दिया जाएगा। गेम की स्टार्टिंग में छोटा वुल्फ बनता है और इस गेम के रूल को देखकर छोटा बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है क्योंकि उनमें से सिर्फ एक ने ही बचना था और वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर एरेसू छोटा को शांत करवा कर उसे समझाने की कोशिश करता है और वीआर सेट को उसे उतारने से मना कर रहा होता है क्योंकि वो ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन उसी दौरान एरेसू और छोटा का आई कांटेक्ट हो जाता है जिससे एरेसू वुल्फ बन जाता है, जिससे सब समझ गए थे कि वुल्फ बनने के लिए उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। फिर बहुत ही चालाकी से शिबुकी एरेसू का वुल्फ लेकर भाग जाती है, जिसे देखकर कैरब एक हथियार लेकर उसका पीछा करने लगता है। शिबुकी का वहाँ पर 15 मिनट तक छुपने का प्लान था ताकि वो इस गेम को जीत जाए, लेकिन कैरब उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है और इसी लड़ाई में वुल्फ कैरब बन जाता है। लेकिन तभी उन दोनों को रोकने के लिए एरेसू वहाँ पर आता है और वो उन्हें एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए रोक रहा होता है। कितने में एरेसू का उसे आई कांटेक्ट हो जाता है तो वो भी वुल्फ लेकर भाग जाता है। फिर शिबिको और गैरिव एरेसू को घेर लेते हैं और वो एरेसू के ऊपर हमला ही करने वाली होती है। उससे पहले ही छोटा वहाँ पर आकर उसे पकड़कर ले जाता है और एरेसू को भागने के लिए कहता है, जहाँ एरेसू को भागता देखकर कैरब अपने हाथ में हथियार लेकर उसके पीछे जाता है। फिर एरेसू एक जगह पर छुप जाता है और कैरब उसे ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन तभी उन तीनों को अपनी अच्छी मेमोरीज याद आती हैं कि वो लोग कितने प्यार से रहा करते थे, लेकिन इस गेम की वजह से वो लोग अब आपस में दुश्मन बन गए। ये सब याद करने के बाद एरेसू कैरब को अपने पास बुलाता है कि वो वुल्फ बन सके, लेकिन कैरब एरेसू की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और छोटा ने भी शिबुकी का मुंह बंद कर लिया था और इसीलिए वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर एरेसू उन सभी को गार्डन में खोजने लगता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता और शिबुकी भी समझ जाती है कि अब आगे कि सिर्फ एरेसू ही गेम में सरवाइव करेगा, तो वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है और छोटा से हक करती है। लेकिन गेम के आखिरी 10 सेकंड में कैरब एरेसू को मिल तो जाता है, लेकिन अब टाइम पूरा हो चुका था और तभी तीनों की गर्दन ब्लास्ट हो जाती है। अपने दोस्तों की मौत देखकर एरेसू पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूसिकी खाने के लिए चीजें ढूंढ रही होती है तब उसे एरेसू रोड पर गिरा हुआ मिलता है, तो वो उसे उठाकर अपने घर में ले आती है और फिर हमें पता चलता है कि यूसिकी अकेले ही रहना पसंद करती है। यूसिकी एलिस को खाना देती है, लेकिन वो उसकी हालत देखकर बताती है कि उसने उस दिन उसकी गेम में जान बचाई थी, इसलिए वो उसकी मदद कर रही है। और जहाँ वो बताती है कि उसके पिता बहुत ही अच्छे क्लाइंबर थे, लेकिन मीडिया वालों ने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर ये बोल दिया था कि उन्होंने हार मानकर सुसाइड कर लिया, लेकिन वो अपने पिता से बिल्कुल ही अलग है, तो वो जीने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। ये सब कुछ यूसिकी एरेसू को मोटिवेट करने के लिए बोलती है कि हम अपनों को कभी न कभी तो खोएंगे ही और उनकी वजह से ही हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए और जब तक वो जिंदा है तब तक उन्हें लड़ना चाहिए। फिर उसकी बातों को सुनकर एरेसू को जीने का मकसद मिल जाता है कि वो इस गेम के हेड को ढूंढेगा और अपने दोस्तों की मौत का बदला लेगा और उनका वीजा एक्सपायर ही होने वाला था और इसीलिए वो रात को गेम खेलने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि एक टनल में था। वहाँ आगे जाने पर उन्हें बस में 3 प्लेयर्स मिलते हैं जिन्होंने साथ में 4 गेम जीते थे और उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी और इन तीनों में से एक प्लेयर का पैर बहुत घायल था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था और उसे इस हालत में देखकर एरेसू को अपने दोस्त छोटा की याद आ जाती है क्योंकि उसके पैर में ऐसी ही चोट लगी थी। और बात करें इस गेम की तो इसका नाम डिस्टेंस है और इस गेम का लेवल 4 ऑफ क्लब्स है, मतलब कि ये एक टीम वर्क वाला गेम है। गेम के अकॉर्डिंग इन्हें 2 घंटों का समय दिया जाएगा और इन्हें अपने गोल पर पहुंचना है और इनके मोबाइल में एक डिस्टेंस इंडिकेटर भी था, कितना डिस्टेंस इंडिकेट करना है वो गाइड भी कर रहा था। फिर वो बस स्टार्ट करने की कोशिश भी करते हैं पर बस में फ्यूल ही नहीं था और उनको लग रहा था कि उनका गोल टनल से काफी दूर है, तो इसलिए उन सबको भागकर अपने गोल तक जाना होगा। अपने दोस्तों को जाने के लिए बोल रहा था क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे। फिर वो सभी भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो अपना सफर पूरा कर रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर एक ब्लैक पैंथर हमला कर देता है। उन दोनों में से एक लड़का मारा जाता है, लेकिन ये तीनों बचकर भागने लगते हैं। फिर जैसे वो सब आगे जा रहे होते हैं कि तभी एरेसू को एक बाइक मिलती है जिसमें डीजल तो था पर बैटरी नहीं थी, तो इसीलिए वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। जहाँ एरेसू उस बाइक को धक्का लगाते हुए वहाँ
वापस से बस की ओर लेकर जाता है ताकि वो उस बाइक का डीजल बस में डालकर उसे स्टार्ट कर सके। यूसिकी उस बस में मिले प्लेयर के साथ भाग रही होती है और दूसरी तरफ जब एरिसु बस के पास पहुंचता है तो वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब यूसिकी और वो प्लेयर टनल के एंड में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक वाटर बैरियर देखने को मिलता है जिसके पीछे बहुत सारा पानी था और गेम के खत्म होते ही वो सारा पानी टनल में आएगा जिससे कि ये सब मारे जाएंगे और इसलिए वो दोनों वापस बस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो प्लेयर पानी में डूब जाता है और यूसिकी को बचाने के लिए एरिसु बस लेकर आ जाता है और फिर वो उसका हाथ पकड़कर बस के अंदर खींच लेता है और उनका बस पानी में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद जब टनल में से पानी निकलता है तब ये सब बस के ऊपर आते हैं। हम सब देखते हैं कि बस के ऊपर बड़ा बड़ा गोल लिखा हुआ था तो इसका मतलब ये था कि शुरू से ही वो गोल में बैठे हुए थे तो इसीलिए उनका डिस्टेंस 0 बता रहा था। तो अब ये तीनों गेम जीत गए थे तो इसीलिए वो प्लेयर यहाँ से जाने लगता है और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जो कि ब्रिज के नीचे खड़े हुए थे जहाँ पर एरिसु उसे बीच के मैसेज के बारे में बताता है जहाँ पर लोग हो सकते हैं और वो ये भी बोलता है कि वो उस गेम के ओनर को ढूंढ कर मार देगा और दोनों उस बीच की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं और काफी दिनों तक ढूंढने के बाद फाइनली इन्हें एक होटल मिल जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।